कि अब आपकी परीक्षा को देखते हुए मैं थोड़ा-सा उस मोड में आ रहा हूँ और चीज़ों को आप थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी समझने का प्रयास कीजिए। एक हेडलाइन टाइप्स का हम चलाएँगे, ठीक है? आर्टिकल 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आर्टिकल 1 से स्टार्ट करूँगा, लगभग 51 तक जाऊँगा, आगे भी जाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, ठीक है ना? वो भी मैं बात करूँगा, कुछ समितियों के बारे में बात करूँगा, कुछ अनुसूचियों के बारे में बात करूँगा, ठीक है ना? और उनसे जुड़े जो मुद्दे हैं, वो भी बात करेंगे, ठीक है ना? जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो आपकी आज से जो क्लास है बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी और बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। बाकी फिर जब हम लोग की क्लास ये हो जाएगी मेच्योर ठीक ठाक, तो फिर हम लोग उधर से आते रहेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, बस ऐसे बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा लेक्चर पे ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो लिखवाने ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, आपको पता ही है, तो लेक्चर पे ध्यान रखना है। अब इसमें लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ आर्टिकल 1, जो भाग 1 की आता है, भाग ए में आता है, भाग 1 में आता है। तो हम लोग इधर ध्यान दीजिएगा, सब लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे। भाग 1 और भाग 1 में ध्यान रखिएगा, जो ये भाग 1 है, इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के, या हम इसको इस तरह से कह दें, आर्टिकल 4 तक जो है भाग 1 में आता है। साथ साथ में याद रखेंगे कि भाग 1 में कितने आर्टिकल आएंगे, 4 आर्टिकल आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। बात समझ में आई है। दूसरा जब भाग 2 स्टार्ट होगा ना, तो भाग 2 जब स्टार्ट होगा तो ये कहता है कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11, ये जो है भाग 2 का भाग है। नागरिकता पर 11 नागरिकता है, और 5 से ही नागरिकता स्टार्ट हो जाती है। नागरिकता 5 से ही स्टार्ट हो जाती है। 6-7 बहुत नाम मात्र के किसी रेयर केस में होगा, क्वेश्चन बने होंगे, वरना बने अभी तक बने नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों को 5 से लेकर 11 तक क्या क्या पढ़ना है, सिटीजन पढ़ना है, नागरिकता पढ़नी है। क्या पढ़ना है? नागरिकता। ठीक है। इसके बाद ये समझ में आ रही है ना? बहुत मतलब हो सकता है कि ना समझा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसी सिचुएशन में हूँ कि बहुत ज्यादा वो नहीं हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं है, प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए। भाग 1 का अनुच्छेद ए 1, अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत या इंडिया, भारत या इंडिया, मतलब इंडिया और भारत, दैट इज यूनियन स्टेट। भारत राज्य का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 कहता है। कहीं पर भी संविधान में हिंदुस्तान का शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। जो आपका हम लोग कहते हैं ना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इस शब्द का कहीं भी हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में केवल और केवल उल्लेख है इंडिया एंड भारत। बात समझ आई है? बस इतना सा आप समझ सकते हैं। तो अनुच्छेद 1 यही बोलता है, जानकारी के लिए। डिटेल में आप थोड़ा सा जाने अगर जाना चाहें तो, लेकिन डिटेल में मुझे लगता है कि न चलूं तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो चूंकि कहा गया कि, अब बता देते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 1 है, ये भारत एक संघीय राज्य होगा। भारत एक संघ है, संघात्मक है, ये बात पता है आपको। तो और अमेरिका में भी, अमेरिका क्या है, वो भी संघात्मक है।
लेकिन जब वहां संविधान को अपनाया गया तो अनुच्छेद 1 आप इसे समझिए कि वहां पर पूछ कर कहा गया, जो और स्टेट थे ना, जो और राज्य थे, जैसे हमारे यहाँ जब मैं अगर एग्जिट याद कर पा रहा हूं तो जब हमारा देश मतलब बना तो हमारे देश में कितने राज्य थे आपको पता है किसी को? 14, 14 राज्य थे शायद, आई होप, बट यही थे। तो इन राज्यों पर रियासत हुआ करती थी, तो इन राज्यों से पूछा नहीं गया कि आप बताओ संघ में रहना चाहेंगे कि अलग रहना चाहेंगे। मैं डिटेल में जा रहा हूं पर जाऊंगा नहीं, अभी वापस आ रहा हूं। यहाँ पे नहीं पूछा गया, इसलिए इसकी एक आलोचना भी है आर्टिकल 1 की। अब ये सब नहीं पूछा जाएगा आपका, लेकिन जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, याद रखिएगा ऐसा, ठीक है। वहीं पे चूंकि हमारा जो संविधान है ना वो अमेरिका से भी लिया गया है, कनाडा से भी लिया गया है, जापान से भी लिया गया है, तो उस ये जो अनुच्छेद है ना वो कनाडा के संविधान से लिया गया और उसमें कहा गया कि मैंने सुना, मैं शक्तिमान हूं, संघ हूं और मैं जो कहूंगा वो करेगा। लेकिन वहीं पर अमेरिका ने स्वतंत्रता दी अपनी राज्यों को, कहा कि आप चाहे तो संघ में रहें, ना चाहे तो ना। बात समझ में आई है? बस आप इतना सा याद रखिएगा कि इंडिया, भारत, ठीक है, दो शब्द है, और मतलब भारत क्या है, इंडिया क्या है, राज्य का एक संघ। तो आप एक लाइन ऐसे लिख ले, आर्टिकल 1 ऐसे राइट साइड में, कि ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, मतलब क्या होगा, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो यूनियन भी लिख सकते हैं। कोई डाउट होगी तो आप बताते चलिएगा, मैं आर्टिकल 2 पे आ रहा हूं। ओके, संघ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यूनियन का मतलब क्या है, समाहित कर लेना। क्या है, सारे देखो हमारे यहाँ भारत में क्या है, जितने भी राज्य हैं वो किसमें समाहित हैं, संघ में समाहित है ना। हाँ, डिटेल में नहीं जाना है इसलिए थोड़ा हाई लेवल पे चलिए, ठीक है। नेक्स्ट चलूं मैं क्या? चलो अभी देखते रहिएगा। आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 कहता है नए राज्य की स्थापना या प्रवेश। आर्टिकल 2 क्या कहता है, नए राज्यों का संघ में प्रवेश। किसमें प्रवेश? संघ में प्रवेश। मैं समझा रहा हूं आपको, पहले आप लिख लें, नए राज्यों का संघ में प्रवेश। बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात को। आर्टिकल 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि जो नए राज्य का गठन होगा, जो नया राज्य बनेगा, और उसको हमें किसमें प्रवेश कराना होगा, संघ में। प्रवेश कराने का मतलब है बनेगा तो संघ के अधीन बनेगा।
तो नए राज्य की स्थापना या प्रदेश संघ में कराने की शक्ति जो है ना, वो संविधान संसद को देती है। किसको देती है? संसद को देती है। बात को समझिए, संविधान ये कहता है कि किस किस राज्य की स्थापना करना है या नए राज्य को बनाना है। जैसे आप सुनिए, समझिएगा, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा काट के उत्तराखंड बना बना है ना। फिलहाल 2011 के आसपास में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को काट के बनाया गया और ये कहा गया कि इसकी राजधानी अभी 10 वर्ष तक हैदराबाद ही रहेगी। ठीक है, 2014 के आसपास में अभी तो उससे कुछ निर्णय नहीं आया है। अभी उसकी दोनों की राजधानी आई थिंक शायद वही हैदराबाद ही है। अच्छा, हो गई है, सॉरी। ठीक है, तो हाँ, चलिए। तो संविधान ना आर्टिकल 2 के तहत ये कहता है कि नए राज्य का संघ में प्रवेश जो है वो संसद को शक्ति है। किसके शक्ति है? कौन बनाएगा? संसद निर्णय लेगी, संसद को करेगी। लेकिन ये शक्ति असीमित प्रकार की नहीं बल्कि सीमित प्रकार की है। आप जो मर्जी है नहीं भाई, दायरे में रह करके संसद उस पे कार्य करे, अपने शक्ति का हाँ प्रयोग करके नए राज्य का गठन कर सकती है, लेकिन दायरे में रह करके। ये शक्ति जो है ना, असीमित ना होकर के कैसे है? सीमित है, अर्थात आधारभूत ढांचे से बंधी है। बात समझ में आई है? तो लिख लें, इतना ही काफी है लेक्चर के लिए। हाँ, नए राज्यों का गठन या नए राज्यों का संघ में प्रवेश, बस यही लिखिएगा आप। ठीक है ना, आप समझ गए हैं ना बात को? हाँ, एक बार फिर से सुन ले, एक बार फिर से सुन ले। नए राज्यों का संघ में प्रवेश, संविधान संसद को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन संसद को यह शक्ति असीमित ना होकर के बल्कि कैसी है? सीमित प्रकार की है, अर्थात आधारभूत ढांचा संसद की यह शक्ति सीमित बना के रखा है। ठीक है, संसद मनमानी भी नहीं कर सकती है। और संसद कौन? समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैं वहां पे पढ़ा दिया हूं, तो अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 3 डालिए। देखो, आर्टिकल 3 लगभग लगभग आर्टिकल 2 है, समझिएगा बात को बस। ये क्या कहता है? नए राज्य की स्थापना कहता है, नए राज्य की स्थापना। ये क्या कहता है? नए राज्यों का संघ में प्रवेश। आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का या नए राज्यों की स्थापना, गठन। ध्यान से सुनिएगा, नए राज्य, जब नया राज्य बनेगा तो उसका नामकरण भी होगा, उसका कुछ एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा? होगा। और नया राज्य बनेगा कैसे? ये हमको आर्टिकल 2 से पता चला कि संविधान ये कहती है कि नए राज्य का संघ में अगर प्रवेश कराना है तो संविधान संसद को शक्ति प्रदान करती है कि आप नए राज्य की क्या करो? स्थापना कर दो। आपको शक्ति है, लेकिन ये शक्ति असीमित ना होकर के सीमित है। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर हमें नए राज्य की स्थापना करना है तो संसद बहुमत से फैसला लेगी। कैसे फैसला लेगी? बहुमत। तो बहुमत कैसे होगा? 50% प्लस 1। समझ आ रही है ना?
इतने से बहुमत से आप किसी नए राज्य का क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। आपको क्लियर नहीं होगा बताना, खत्म करेंगे आज, प्रयास करेंगे चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप पहले तो लिख लो नए राज्य की स्थापना। बात को समझ लीजिएगा थोड़ा सा और खत्म होना चाहिए। आर्टिकल 3 ये कहता है कि नए राज्य की स्थापना, और नए राज्य की स्थापना संसद करेगी, संविधान थोड़ी ना करेगा। संविधान तो आर्टिकल अनुच्छेद में कहा कि भाई आपको ये अधिकार है, करिए। और संसद फैसला कैसे लेगी, बहुमत से लेगी। बहुमत कैसे होना चाहिए, 50% प्लस 1 सदस्य। और इसके माध्यम से जब बहुमत मिलेगा तो संसद किसी राज्य के क्षेत्रफल से ही 2 राज्यों को मिला करके या उस राज्य के कुछ सीमा को घटा करके उसका नाम बदल करके नए राज्य की स्थापना कर सकता है। ये शक्ति केंद्र को ही, केंद्र सरकार को ही प्राप्त होगी। संसद करेगी, लेकिन संसद केंद्र में कौन होगा, समझ आया है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत या केंद्र सरकार या भारत राज्यों का विनाशी संघ है, यानी राज्य का विनाश करने वाला। यही प्रक्रिया अमेरिका में भी होती है, तो वहां भी कहा जाता है कि अमेरिका संघ राज्यों का अविनाशी संघ है। भाई आपकी केंद्र में सरकार आ गई है, सरकार है मतलब आप बहुमत में है, और बहुमत में है तो आप जो भी बिल ऑडियंस लाएंगे, अध्यादेश वो लाएंगे, सॉरी अध्यादेश नहीं कहलाएगा, अध्यादेश मैं बताता हूँ क्या है। तो आप फैसला ले लेंगे, राज्य की कोई सहमति ही नहीं है कि मैं अलग हो जाऊं या मेरा नाम बदल दिया जाए, मेरा एरिया कम कर दिया जाए, लेकिन आपने ऐसा कर दिया तो राज्य के विरुद्ध आपने काम किया। लेकिन ये डिबेट है, डिबेट का मामला है। अब कर दिया तो कर दिया, क्या कर सकते हो तुम। तो संविधान ने कहा, आर्टिकल 3 में कहा कि संसद जो है वो नए राज्य की स्थापना कर सकती है। राज्य की स्थापना होगी कैसे, किसी राज्य की भौगोलिक सीमा को घटा करके, इन्हीं 2 राज्यों को आपस में मिला करके, नाम बदल करके नए राज्य की स्थापना कर दी जाएगी। बोलो आया कि समझ में आ गया है। अच्छा, अब एक चीज है, ये चीज हम पढ़ा भी चुके हैं तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको। जब फैसला, जब बिल लाया जाएगा, कानून लाया जाएगा ना, तो वो उच्च सदन में जाएगा, वहां पारित होगा, फिर वो बिल कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के साथ। और राष्ट्रपति के पास जैसे जाएगा तो वो क्या कर सकता है भाई, करना है आपको साइन। बहुत करोगे तो आप 14 डेज डिले कर दो, कितने दिन, 14 दिन आप जो है इसको पेंडिंग में रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते राष्ट्रपति जी, भेज देंगे क्योंकि इसमें जाइए भी त्रुटियां हैं, इसको सही करके आई है। ठीक है कोई बात नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, रखो यहीं पे, चलो दिन बाद तुम कर देना चुपचाप, है ना। तो फिर बन जाएगा कानून, राष्ट्रपति जैसे साइन मारेगा वो कानून बन जाएगा, नए राज्य की स्थापना हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या।
लिखवाने की जरूरत है? हाँ, ठीक है, तो ये आप करिए और इसके बाद डालिएगा आर्टिकल 4। देखो, आर्टिकल 4 बहुत कुछ खास नहीं है, ऐसे समझिएगा आप कि इसको थोड़ा आप चाहे तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। है, लिखवाना चाहते हैं क्या आप लोग? ऐसे समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, लेक्चर को याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, ऐसे कुछ नहीं है। देखो, आर्टिकल 4 जो है ना, आर्टिकल 3 को लेकर के, इसी आर्टिकल 3 को लेकर के कोई संविधान संशोधन होता है, कोई भी संविधान संशोधन होता है उस आर्टिकल 3 को लेकर के, या संविधान की यह सूची आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक कोई संशोधन होता है। आर्टिकल 1 कहाँ है? अच्छा, ऊपर है। आर्टिकल 1 से लेकर के और 4 तक संविधान की सूची में कोई भी संविधान संशोधन होता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लाइन याद रखिएगा, आर्टिकल 3 को लेकर के या लेकर संविधान की यह सूची 1 से आर्टिकल 1 से 4 तक कोई संविधान संशोधन होता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 4 कहता है, और इसलिए आर्टिकल 4 एक भारत का जो संविधान है वो कहता है कि एक लचीला संविधान घोषित करता है। कैसा संविधान घोषित करता है? लचीला संविधान। हम बता चुके हैं कि लचीला संविधान, कठोर संविधान, बात हो चुकी है हमारी। तो आर्टिकल 4 जो है ना, वो हमारे संविधान को एक लचीला संविधान घोषित करता है, और ये कहता है कि अनुच्छेद 3 को लेकर के संविधान की सूची में आर्टिकल 1 से 4 तक कोई संविधान संशोधन होता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और जब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा तो आर्टिकल 4 संविधान को एक लचीला संविधान घोषित करता है। चीजें याद रहेंगी? नहीं भी याद रखिएगा तो एक लाइन याद रखिएगा कि आर्टिकल 4 संविधान को लचीला संविधान घोषित करता है। ये याद रहेगा, ठीक है। बस, सही है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कुछ इसके बाद। भाग 1 आपका कंप्लीटली खत्म हो गया है। मैं नागरिकता पे आऊं उससे पहले पेन डाउन मत कीजिए, पेन मत उठाइए, बस केवल आप हेडिंग हेडिंग को रखिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब भाग 1 खत्म हो गया है। भाग 1 का मतलब, भाग 1 में कितने अनुच्छेद? आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। बात समझ में आई? तो इससे रिलेटेड कुछ समितियां हैं, उन समितियों को आप जानें। नाम से परिचित होंगे, शायद नहीं भी होंगे तो मैं बताता हूं।
एक ऐसे बस हेडिंग डालिएगा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन, और इसके बाद डालिएगा इसके धर समिति। एक रिपोर्ट थी, एक समिति थी, और राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी थी, समिति बनाई थी। तो उस समिति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। और मामला चूंकि सारे आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 का है, तो कुछ जो समितियां हैं उन समितियों को हम लोग जान लें, ठीक है। लिख लीजिएगा उसको पहले अच्छे से, हेडिंग ठीक ठाक ही लिखिएगा। अब सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जब संविधान बन के तैयार हुआ और लागू किया गया, तो जो हमारे देश में जो राज्य थे ना, उनमें एक भाषा को लेकर के आवाज उठने लगी कि हमारे राज्य का जो गठन हो वो भाषाई आधार पे हो। भाषाई आधार का मतलब हमारी बातें, जैसे मैं मान लो यूपी से हूँ, कोई मराठी से है, कोई बंगाली से है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो भाषा हो बंगाली हो, हम उसको बेहतर से समझें। भाषाई आधार को लेकर के हर राज्यों में एक मांग उठने लगी। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूर्व न्यायाधीश एसके धर समिति को कहा कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें और बताएं कि क्या होना चाहिए। तो एसके धर समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो राज्यों उनका जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय आदि के नाम पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से उनका गठन होना चाहिए। और यही रिपोर्ट दी गई एसके धर समिति में, या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एसके धर समिति ने यह रिपोर्ट दिया। अब मैं डिटेल में जाऊं, अगर आप किसी राज्य को लेकर के उस राज्य का पुनर्गठन करेंगे, आप समझ पा रहे हैं ना आर्टिकल 1, 2, 3, 4, तो क्या होगा कि प्रॉब्लम आएगी, समस्याएं आएंगी। इसलिए इसके धर समिति ने कहा कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उस राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। बात याद रहेगी आपको? नहीं भी याद रखिएगा, लेक्चर जरूर सुनिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हो गए हैं अब आपके लिए लेक्चर। बोलो, रहेगा ना याद? मैं देखो, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आ भी जाएगा तो एक नंबर में आपसे ऐसे पूछेगा कि एसके धर समिति या भारत में राज्यों को पुनर्गठन को लेकर के ये समिति में कौन था? 4 समितियां पूछेंगे, उसमें से एक ये दे देगा। आपको नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, और पता होगा तो आप तुरंत बोल देंगे एसके धर समिति। बोलो, कर लेंगे ना? ठीक है, तो इसको लिखो।
इसके बाद लिखिएगा जेबीपी समिति, इसी के बाद लिखिएगा जेबीपी समिति। सर ठीक चल रहे हैं ना हम? क्योंकि अब हम क्वालिटी को थोड़ा सा उसी मोड में ला रहे हैं, डीप में जाएंगे तो फिर कवर नहीं होगा। अच्छा ये आ रहा है, नहीं आ रहा है वो, देख रहे हैं उसमें आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। आप यहीं पे रहेंगे थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, देखिए। देखिए जेबीपी समिति के बारे में थोड़ा सा समझिए आप। कांग्रेस पार्टी 1948 में जेबीपी समिति की गठन तब किया जब यस्केधर समिति ने भाषाओं को लेकर, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के अस्वीकार कर दिया। और जब अस्वीकार कर दिया तो कांग्रेस पार्टी ने जेबीपी समिति का गठन किया और इनसे कहा कि आप अपनी एक रिपोर्ट दें कि क्या होना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता की है और जनता के हित में अगर फैसला नहीं होगा तो सिस्टम कैसा। और इन्होंने जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी, जो भाषा, क्षेत्रीय और जाति के आधार पर ये लोग मांग कर रहे थे, तो इस समिति ने इसको नकार दिया, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। जब इस समिति ने इसको नकार दिया तो कांग्रेस पार्टी 1948 में जेबीपी समिति का गठन करती है और यह कहती है कि आप अपना रिपोर्ट दें, क्या होना चाहिए, और इसको ध्यान में रख करना, क्योंकि सरकार जनता की है और जनता के हित के लिए करना है काम। अंततः जेबीपी समिति ने भी सिफारिश दी, अपना सिफारिश या पेश किया, रिपोर्ट को पेश किया, और उसने भी जाति, धर्म, क्षेत्रीय भाषा को नकारते हुए कहा कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार जनता की है और जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। ठीक, बस। तो नेक्स्ट समिति लिखेंगे, एक समिति और लिखिएगा, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, मैं करता हूं इसको। आयोग, फजल अली आयोग। कोई नहीं, इधर 1952 में, 1952 में जब तमिलनाडु को या तमिलनाडु का गठन किया गया 1952 में, देखो फैक्ट है, याद रखिएगा आपने, तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर में भी क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आवाज नहीं करेंगे तभी बात समझ में आएंगे। और ये फजल अली आयोग साहब, फजल अली साहब ने कहा, अपनी एक, इन्होंने भी एक अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि जब 1952 में भाषा के ही आधार पर तमिलनाडु का राज्य का गठन हुआ,
तो भारत के अन्य विभिन्न राज्यों ने भी भाषा को लेकर के नए राज्य की मांग करने लगे। तो भारत सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया और कहा कि आप सिफारिश दें, सुझाव दें, एक रिपोर्ट पेश करके दें। तो उस समय फजल अली साहब ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि पहली बात तो जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, क्षेत्रता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए या ना किया जाए। दूसरी बात, राज्यों का पुनर्गठन योजनाओं और विकास को ध्यान में रखकर किया जाए। अगर आप, चूंकि जेबीपी समिति रिपोर्ट यह कहती है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, नस्ल के आधार पर राज्य का पुनर्गठन ना किया जाए, बल्कि लेकिन सरकार जनता की है और जनता के हितों का ख्याल रखा जाए, ये कहा गया। तो फजल अली आयोग में ये कहा गया कि ठीक है, भाषा को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, जाति को लेकर के गठन ना करें, लेकिन इनको योजनाओं और विकास के माध्यम से इनका पुनर्गठन किया जाए। जब आप किसी को कहेंगे कि हम आपका विकास करेंगे, योजनाओं का क्रियान्वित करेंगे, तो वहां पे कोई विरोध नहीं होगा, कोई विद्रोह नहीं होगा। बात समझ में आई है? आप उनसे कहें कि हम आपको ये प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, आपको ये योजनाएं देंगे, तो दो चीजें कही उन्होंने। एक तो कहा कि जाति, धर्म, भाषा आदि पर इन राज्यों का पुनर्गठन ना किया जाए। दूसरी बात है, इनका पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा और योजनाओं के माध्यम से किया जाए। बात समझ में आई है? बहुत शांत शांत मत बैठो, थोड़ा सा। और कहा ये रुक का है नहीं रहा है भाई, थोड़ा सा दीजिए, बार बार गिर ही रहा है, दिक्कत आ रही है। शांत रहेंगे, थोड़ा सा शांत रहेंगे। पहली रिपोर्ट बताइए क्या हुआ। उन्होंने कहा जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न किया जाए। दूसरी बात कहा कि इनका पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधाओं और योजनाओं के माध्यम से किया जाए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो राज्य है ना, जो राज्य की श्रेणियां हैं ABCD, क्या है? तीसरा उन्होंने कहा कि जो राज्य की श्रेणियां हैं या राज्य की श्रेणियों ABCD को समाप्त कर दिया जाए। देखो, राज्य ना 4 श्रेणियों में बटे होते थे कि ये पिछड़ा राज्य है, ये अगला राज्य है, इस टाइप का। तो उन्होंने कहा देखो, ये सब जो श्रेणियां आपने बना के रखा है, इनको समाप्त कर दो। आप क्या करेंगे? जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर या क्षेत्रता के आधार पर इनका गठन न करें, इनको जो है प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध करवाइए और इनको योजनाओं के माध्यम से अपने अंडर में लाइए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि राज्य को जो श्रेणियों में आप बांटे हुए हैं, ABCD श्रेणी में जो बांटे हैं, इसको समाप्त कर दो। और भारत सरकार ने
लगभग लगभग फजल अली आयोग की सिफारिश को मान लिया और भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची 1956 के संशोधन में के तहत रखते हुए इन सारी श्रेणियों को समाप्त कर दिया। और जैसे ही ये सारी समितियां समाप्त हुई, अब भारत के जो इस तरह से भारत में 14 राज्य और 6 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश बने और सारे ये लोग अब जो राज्य थे वो सभी राज्य अब एक समान हो गए। जैसे ही ये श्रेणियां समाप्त हुई ABCD, ये सभी राज्य एक समान हो गए। जैसे ही एक समान हुए तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। आया समझ में? रिपीट करूं? तीनों सिफारिश पता है? 3 सिफारिशें दी फजल आयोग ने। पहला, भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न किया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इनको प्रशासनिक सुविधा और योजनाओं के माध्यम से लाया जाए, पुनर्गठन किया जाए तो करना है तो। तीसरी, उन्होंने कहा कि राज्यों की श्रेणियां जो है ABCD को समाप्त कर दिया जाए। और भारत सरकार ने 1956 में या 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे प्रारूप इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और मान लिया और जो श्रेणियां थी ABCD को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद उस टाइम जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जो एक तरह से सभी, अब क्या होगा कि सभी राज्य एक समान होंगे। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये हो गया है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग एक डाल लीजिए। एक समिति है श्री कृष्णा समिति, थोड़ा सा इसको भी समझिएगा। श्री कृष्णा समिति, तो लास्ट समिति है, इसको पहले पढ़िएगा। क्या कुछ करने लगते हैं आप लोग? देखिए, जब तेलंगाना राज्य को लेकर के चंद्रशेखर राव साहब ने आमरण अनशन शुरू किया, तो इस आमरण अनशन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए, इसको भांपने के लिए एक भारत सरकार ने एक समिति बनाई, श्री कृष्णा समिति, और कहा कि आप इस इनके आमरण अनशन की देखिए क्या मांगे हैं इनकी, क्यों चंद्रशेखर राव आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो श्री कृष्णा समिति ने 6 सिफारिशों को पेश किया, ठीक है ना, और कहा कि जो ये चंद्रशेखर राव साहब आमरण अनशन पर बैठे हैं, इनकी कुछ अपनी मांगे हैं कि तेलंगाना राज्य को लेकर के एक विशेष मांग होगी कोई, कि हमको एक विशेष राज्य का दर्जा मिले, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पहले सब चीजें बात हो गई है कि भाई देखिए, जाति, धर्म, भाषा के नाम पे राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, पहली रिपोर्ट भी बोल दी, दूसरी रिपोर्ट भी बोल दी, फजल अली आयोग साहब भी बोल दिए अपने रिपोर्ट में। तो एक समिति फिर बनाई गई भारत सरकार की ओर से और कहा गया श्री कृष्णा समिति में कि आप थोड़ा सा देखिए क्या है उसमें। अपने राज्य को लेकर के पुनर्गठन के लिए करके कुछ विशेष मांगे थी चंद्रशेखर राव साहब की, तो 6 सूत्री मांगे उसमें मांगी गई थी कि ये होना चाहिए। तो श्री कृष्णा समिति ने रिपोर्ट में कहा कि पहली बात तो जो मांग है, तो उस टाइम पे हाँ, अपनी 6 सूत्री उन्होंने सिफारिश दी थी। उसके बाद 2013 में एक केंद्रीय मंत्री जो थे, उन्होंने इस राज्य को लेकर के कहा कि इस तेलंगाना राज्य का गठन कर दिया जाता है, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को लेकर के दोनों की अभी राजधानी 10 वर्ष के लिए एक ही रहेगी। कितने वर्ष के लिए?
10 वर्ष के लिए। वो राजधानी कौन सी रहेगी? हैदराबाद रहेगी। बात समझ में आई है? बस यही। क्योंकि तेलंगाना अलग हुआ, आंध्र प्रदेश अलग हुआ, दोनों के बीच में मतलब संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। कोई अपने क्षेत्र को लेकर कह रहा था हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इसको दिया जाए। तो उन्होंने एक उस समय के केंद्रीय मंत्री थे, मुझे उनका नाम नहीं पता है, 2013 में उन्होंने कहा था कि अभी इसका पुनर्गठन कर दिया जाता है और दोनों की राजधानी 10 वर्षों तक जो है वो बनी रहेगी, हैदराबाद बनी रहेगी। 10 वर्ष बाद ये पुनः जो है इनकी अलग अलग राजधानियां बन जाएंगी। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी भी क्या है? हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है, ये श्री श्री कृष्णा समिति में कहा गया। अब बात आती है विशेष राज्य क्या है, बात समझे? तो देखिए विशेष राज्य, आप राज्य को इस तरह से समझिएगा कि राज्य जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सामान्य राज्य और एक होते हैं विशेष राज्य। ऐसे समझेंगे आप लोग थोड़ा सा तो बेहतर होगा। ये कैसा होगा? सामान्य राज्य होंगे। ये कैसा होगा? विशेष राज्य। और इसी को लेकर के चंद्रशेखर राव साहब आमरण अनशन पर बैठ गए थे। जैसे ही आमरण अनशन पर बैठे तो भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया और उस समिति का क्या नाम है? श्री कृष्णा समिति। समझ में आ रही है ना? अधिकतर लेक्चर पे ध्यान रखिएगा आप लोग, मीनिंग में तो नहीं है ना? ठीक है, अब सुनो। तो राज्य है, कोई सारे लोगों को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, अभी बिहार में भी मांग हो रही है। तो विशेष राज्य है क्या और सामान्य राज्य है क्या, ये जानना है आपको। देखिए विशेष, सामान्य राज्य और विशेष राज्य जो है, विशेष राज्य कौन कौन है जरा बताएंगे क्या? विशेष राज्य के बारे में किसी को पता है? नहीं पता? चलिए इधर देखिए। अच्छा अभी आप बता सकते हैं कि केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8 हैं। पहले स्टार्टिंग में कितने थे? 6 थे और 14 राज्य थे, है ना? अभी कितने राज्य हैं? 28, है ना? ठीक है, देखो भाई इधर ध्यान से देखो, इधर देखिएगा। ये सामान्य राज्य क्या है और विशेष राज्य क्या है? सामान्य राज्य क्या करती है कि केंद्र सरकार से मांग करती है पैसे के लिए। इसके लिए कि आप हमको पैकेज दीजिए तभी तो हम अपने राज्य में विकास करेंगे। पैसा कहां से आएगा? केंद्र से आएगा। आपने सुना होगा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री कहते हैं केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है ना? तो समान राज्य और विशेष राज्य का जिसको दर्जा प्राप्त होगा उनकी क्या सुविधाएं होंगी, क्या मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, बातें होंगी। समान राज्य वो राज्य हैं जो केंद्र सरकार से पैसे लेते हैं और 70% अनुदान के रूप में होता है। कितने परसेंट अनुदान के रूप में होता है? 70% अनुदान के रूप में होगा। बात को समझ लीजिएगा ना, नोट कर लेना। ये तो जब हम नोट करवा ही रहे हैं तो इसको नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो 30% होगा वो ऋण के रूप में होगा। 30 जो परसेंट होगा वो ऋण के रूप में होगा। मान लीजिए कि आपको 100 करोड़ रुपए सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया कि ठीक है आप बजट में आया आपके राज्य के लिए है, ठीक है। तो जो समान राज्य होगा वो 70% तो उसको अनुदान मिल गया, मतलब ये तो अनुदान हो गया।
इसको नहीं वापस करना है, लेकिन इसका 30% केंद्र सरकार को क्या है, वो ऋणी है। क्या है, ऋणी है, ये ऋण के रूप में है। रुक जा भाई, आराम से लिखा रहेगा, समझ लो अच्छे से फिर कर लेना, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा मांग जो करते हैं वो भी हम बताते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलता कैसे है, ये भी बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि समान राज्य क्या है और विशेष राज्य क्या है। विशेष राज्य में क्या होता है कि 90% जो होता है वो अनुदान होता है, बाकी 10% क्या होता है, ऋण होता है। आई बात सुनिए, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा राज्य विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए इसको, है ना। तो ये बातें हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि विशेष राज्य मिलता किसको है, दर्जा कैसे प्राप्त होता है। तो पहले बना लीजिए आप इसको, लिख लेना चाहते हैं। चलिए, ये समझ में आई बातें। अब विशेष राज्य का मतलब क्या है, विशेष राज्य मिलता किसको है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, गाडगिल फार्मूला। बात समझ में आई है। गाडगिल फार्मूला ये कहता है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा तभी प्राप्त हो सकता है जब उसकी निम्न शर्तें मंजूर हो, या उसकी शर्तें इस तरह से हो, मुख्यतः 4 शर्तें होनी चाहिए, तभी आप उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे पाएंगे। पहली बात क्या है, ध्यान से सुने, लिखने तो बहुत जोर मत डालो, लेक्चर पड़ा हुआ है, लिख लीजिएगा, ठीक है। पहली बात क्या है कि जो आपका राज्य है ना, उसकी जो सीमा है वो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से छूती हो। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब समझ रहे हैं ना, एलओसी ना, एलओसी होगा, तो बॉर्डर नहीं है वो, है ना। तो क्या है कि आपकी जो राज्य की सीमा है ना, वो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती हो, चाइना को छू रही है, पाकिस्तान को छू रही है, अफगानिस्तान को छू रही है, बात समझ आ रही है, हाँ, नेपाल को छू रही है, भूटान को छू रही है, किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती हो, पहली कंडीशन है। अरे मत देखो उधर, मेरे जाने के बाद देख लेना तुम, पहले मुझे देख लो। आज अच्छा नहीं लग रहा क्या है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपके राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, जमीन, वो उबड़ खाबड़ या पथरीली हो। क्या हो, भौगोलिक क्षेत्रफल कैसा हो, उबड़ खाबड़ या पथरीली हो। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि उस राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ ना हो, मतलब कमजोर हो। बिहार इसीलिए मांग करता है कि हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, समझ में आई बात। तो तीसरी शर्त है, तभी तो आप विशेष राज्य का दर्जा पाएंगे। पहली बात कि आप उस राज्य की सीमा किससे छूती हो, जुड़ती हो, अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ती हो। दूसरी बात है कि उस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र उबड़ खाबड़ या पथरीला हो। तीसरी बात है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, मजबूत ना। और चौथी बात है, उस राज्य की जो जनसंख्या है वह अनुसूचित जनजातियों का बहुमत हो। क्या हो, अनुसूचित जनजातियों का बहुमत हो। अगर ये 4 कंडीशनें हैं
तो उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक है ना? और ये सब किसमें आएगा? गाटकिल फार्मूले में, ये भी याद रखना है। बोलो, समझ में आया? कोई डाउट है? नो? तो अगली बार हम बात करेंगे, अब सीधा सीधा हम लोग बात करेंगे नागरिकता, सिटीजन पार्ट 2। ओके, मैं अभी भी खत्म कर सकता हूँ इसको आधे घंटे में, लेकिन